गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज के हमारे एजेंडे में होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ने स्पीच में कुछ कहा है, तो उसको हम इंटरप्रेट करते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट थोड़ा देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर यूपीएससी ने पास्ट में भी क्वेश्चन पूछे हैं एंड वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दोज क्वेश्चंस एज वेल। उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है। सो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल्स करके एक एडिटोरियल आया है, वी विल लुक इनटू दैट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये डिबेट चल रही है। नाउ इट मींस दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मल्टीपल एडिटोरियल्स अभी इसके ऊपर आ चुके हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस स्पेसिफिकली अच्छे से जब आप 2025 का मेंस लिखेंगे। Now, India signed this High Sea Treaty. We will look into this and judicial activism. So that is also in news. ये भी अभी न्यूज में चल रहा है। तो इन सब एस्पेक्ट्स को आपको कवर अप करना है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर अस। ओके, सो सीधा हम लोग एडिटोरियल पे जाने से पहले एक बार फ्रंट पेज को देख लेते हैं। सो वर्क टुगेदर टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये बनता है भाई, ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, एक एस्पेक्ट उसको समझने का है कि लेटर्स दैट आर देयर, मतलब जो शब्द उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, एक उसके पीछे का होता है इंटेंट। क्लियर कि शब्द डले हुए हैं और शब्द के पीछे का इंटेंट क्या है, किस इंटेंशन से हमने जो है ये प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं, दैट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। ठीक है ना, हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, यही आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट क्या इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है? अगर मसल पावर, मनी पावर का यूज होगा तो हम उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। तो आप ये लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेंट जो है वो गड़बड़ा गई है, कि ठीक है इलेक्शंस तो हो रहे हैं बट बेसिकली स्पिरिट जो है वो मिसिंग है। कास्ट सिस्टम क्या सोसाइटी से खत्म हो गया है? कम्युनल टेंशन क्या वो हम उसको हटा पाए हैं? तो ये सारी समस्याएं एक तरीके से ये दिखाती हैं कि स्पिरिट कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो वहीं से ही ये कंसेप्ट निकल के आया है। तो वन हेड पॉइंट जो मेंस 23 में क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ एनॉर्मस डायनामिज्म। ठीक है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि भी रेफरेंस दीजिए राइट टू लाइफ को देखते हुए या पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 का रेफरेंस देते हुए आपको बताना है क्या वाकई हम इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। अब देखो, ये एक तरीके से आर्टिकल हमें फैसिलिटेट करता है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके, एंड अलोंग विद दिस राइट टू लाइफ। अब आप एक बात मुझे बताओ, इस कंट्री के अंदर वायलेंस अगेंस्ट जेंडर, अब मैं वुमेन वर्ड यूज नहीं कर रहा, वायलेंस अगेंस्ट जेंडर, उसके अंदर ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं, होमोसेक्सुअल्स भी आ जाते हैं, सब उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करें या वायलेंस अगेंस्ट जेंडर की बात करें, नाउ दैट इम्पैक्ट्स द डिग्निटी ऑफ देयर लाइफ, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन है, बट बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट दोज इन द स्पिरिट, चीजें ग्राउंड पे नजर नहीं आती हैं। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू एड्रेस हियर। अब एक और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप मेंस 2021 का देख लीजिए। हियर इट इज टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रोविजन है। अब एक बात पॉइंट होनी चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या। देखिए, जब हम बात करते हैं मोरालिटी की, मोरालिटी इज योर एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग। राइट और रॉन्ग में आपको फर्क मालूम होना चाहिए और उसके बाद आप राइट पाथ जो है वो चूज करेंगे। ये एक मोरालिटी की बेसिक थॉट प्रोसेस होती है। मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होगी कि आप ये राइट एंड रॉन्ग असेस करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में जो स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सही और गलत क्या होगा, राइट और रॉन्ग क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रॉडली एक वेलफेयरिज्म का कंसेप्ट है, एक सोशलिज्म का कंसेप्ट है, बहुत सारे आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो हम सेकुलर भी हैं। प्रियम्बल में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सब कुछ आप बोल सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सेट किया है, और वही स्टैंडर्ड है इंडियन फंक्शनिंग को जज करने का। अब बेसिक एलिमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखे हैं, तो रूल ऑफ लॉ है, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक। तो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है आपकी सरकार, इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल डिग्निटी विद यूनिटी ऑफ द कंट्री, एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड हियर। इंक्लूसिविटी इन द सिस्टम, आपके यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आपके यहाँ पे प्रियम्बल ओके इज द गाइडिंग डॉक्यूमेंट, सबको गाइड करता है, इंक्लूसिविटी है। सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, अगेन प्रिंसिपल दैट इज एनश्राइंड इन द प्रियम्बल, allowing progressive changes in the society, now that is another thing we have here, okay। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनअलाउड है, तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग पहली चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी अमेंड हो सकता है, ठीक है। इट हाईलाइट्स कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, जो खुद ब खुद चेंज हो सकता है और सोसाइटी के चेंज को एक्सेप्ट भी कर सकता है, दैट इज व्हाट इट मींस। नॉट जस्ट दैट, वी हैव जुडिशियल रिव्यू, आपके पास जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है, और बदलते सिस्टम के हिसाब, बदलती डिमांड के अकॉर्डिंग जुडिशरी भी चीजों को डिफरेंटली इंटरप्रेट करता है। देन योर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो फैसिलिटेटिंग फ्रीडम लिबर्टी टू डाइवर्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हमारे एनश्राइंड है, ठीक है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 मींस मल्टीपल प्रोविजंस आर देयर, एंड देन वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके बनाते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि इन सब पर्पसेस के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपने अडॉप्ट किया था, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जो आप समझ गए। अब आप इसके अंदर देखिए कि भाई मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का भी रोल यहाँ पे काफी अच्छा रहा है, जुडिशियल जजमेंट्स के थ्रू भी हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड कर पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखे हैं, अगर उन प्रोविजन से भी बात ना बने, देन वी हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिनका काम है उसको इंटरप्रेट करना इन अ प्रोग्रेसिव वे, और आपकी जुडिशरी बहुत ही प्रोग्रेसिव एक एलिमेंट के साथ चीजों को करती है। तो आप यहाँ पे खुद ब खुद देख सकते हैं, वी हैव मल्टीपल टूल्स दैट आर अवेलेबल, और जजमेंट्स भी हैं। नवतेज सिंह जौहर, अब सेक्शन 377 वाज डीक्रिमिनलाइज्ड, इट्स अ प्रोग्रेसिव जजमेंट। पुट्टा स्वामी जजमेंट, राइट टू प्रिवेसी, ओके। अब ये बहुत बड़ी चीज थी, बिकॉज दैट चेंज द होल इम्पैक्ट ऑफ लीगल सिस्टम इन दिस कंट्री, वो राइट टू प्रिवेसी होने के बाद ही हुआ है। देन यंग लॉयर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वुमेन्स राइट टू विजिट सबरीमाला टेम्पल, ये दिखाता है कि हमारी जुडिशरी कितनी प्रोग्रेसिव है। एंड नॉट जस्ट दैट, वी हैव सम सॉर्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, और मैं ये कहूंगा जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो हार्मफुल नहीं होता, ओके, अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट गोइंग फॉर जुडिशियल ओवररीच। एक्टिविस्ट रहना पब्लिक के वेलफेयर के लिए ये जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम नहीं करेंगे तो जुडिशरी को काम तो करना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट इज। सो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं कि इंडियन सिस्टम में ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। यस, देर आर सम लूप होल्स, कुछ कमियां भी हैं। कमियां ये है कि दीज प्रोविजंस आर देयर, बट प्रॉब्लम इज देयर इन द इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर। तो इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, यू कैन से स्पिरिट जो है वो ट्रू सेंस में अपहोल्ड नहीं की जाती है, ठीक। ये एक फ्लॉ है हमारे सिस्टम के अंदर। सेकुलरिज्म की बात कही जाएगी लेकिन कम्युनल राइट्स हो जाएंगे, कास्ट सिस्टम हमने अबॉलिश कर दिया था, सोसाइटी अभी भी डिवाइडेड है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज थिंग्स आर प्रिवेलिंग। तो वी कैन वर्क अपॉन ऑल दीज एरियाज, देन ओनली वी विल हैव कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन दिस कंट्री, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज मीनिंग, क्लियर। तो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी के हालात हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स जो है वो इमरान खान को रिलीज कराने की डिमांड कर रहे हैं। नाउ देखिए, इसको मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से देखता हूं, दैट देयर इज अ पर्सन, ओके, हु इज हैविंग द सपोर्ट, and why this support is critical, because he is the one who is challenging the army there। तो ये इंडिविजुअल ऐसा है जो पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक चैलेंज लेके आ रहा है।
So that is something which is अनफोरसीन। अब तक हमें ये सारी चीजें नहीं देखने को मिली थी, बिकॉज पाक आर्मी डोमिनेट्स दैट कंट्री। और वहां पे एक तरीके से चैलेंज उन वो पहली बार फेस कर रहे होंगे इस तरीके का, पाकिस्तानी आर्मी वाले, कि देयर इज समवन हु इज कमांडिंग द, यू कैन से, सपोर्ट ऑफ द पीपल, जो जनता से सपोर्ट लेके और पब्लिक उसके लिए लड़ रही है। अब देखो इंडिया के लिए अगर मुझे ये देखना हो, असेस करना हो, सो देर इज अ पर्सन, अगर कोई डेमोक्रेटिकली ट्रू लीडर आ जाता है पाकिस्तान में, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ये है, वहां पे ट्रू लीडर नहीं है। अभी भी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हो, वो पीछे से मिलिट्री कंट्रोल्ड है, पाक आर्मी कंट्रोल करती है लीडर्स को, ये रियलिटी है। तो ऐसे में अगर ट्रू सेंस जिसकी पब्लिक सपोर्टिंग हो वैसा कोई लीडर आ जाता है, देन वी कैन से वी कैन डिस्कस लॉट ऑफ इश्यूज विद दैट कंट्री। उसके बिना आपको दिखेगा कि ना तो कश्मीर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आएगा, ना कोई और समस्या आपकी यहाँ पे हल होने वाली है। तो ये जो है छोटे से फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं यहाँ पे। ठीक है, वी आर होपफुल कि वहाँ पे स्टेबिलिटी रहे, और हम एक पॉजिटिव चीज देख रहे हैं कि इमरान खान अगर पावरफुल होते हैं तो आप उनके साथ बैठ के अपने मुद्दों को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी के साथ इश्यूज को सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। दैट इज द बिटर रियलिटी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को समझते हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे तो सीधा एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। तो एक एडिटोरियल है टॉकिंग अबाउट रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल्स, कि भाई इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी जो है वो काफी इंक्रीज हो गई है, एंड व्हाई दैट इज देयर। इन्होंने कहा है कि 1991 में प्राइमरीली हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर? तो इनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बहुत अच्छी डिबेट्स थी। अब हमारा फोकस था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हम मिनिमाइज करेंगे। बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भी डिबेट किया होगा कि आप स्टेट इंटरवेंशन डिमांड करते हैं टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, और कहीं ना कहीं यही एक रीजन था कि हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर वाज सपोज टू प्ले मेजर रोल। स्टार्टिंग के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके अंदर जो मेजर रोल दिया गया था वो पब्लिक सेक्टर को था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उतना बढ़िया उस टाइम पे था भी नहीं। दैट वाज द रियलिटी। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं यहाँ डाला गया है। अब देखिए आज हो क्या रहा है। 1991 वी कैरिड आउट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके अराउंड ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। अब ये बात कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस थे कि वी हैव टू प्रमोट इक्वालिटी, सोशल टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आपको अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटेट करनी है, इनइक्वालिटीज रिड्यूस करनी है, मिनिमाइजिंग द इनकम एंड स्टेटस इनइक्वालिटी, ये डीपीएसपी ऑलरेडी मेंशन्ड है हमारे यहाँ पे। ठीक, प्रिवेंट वेल्थ कंसंट्रेशन, दैट इज आल्सो देयर एज डीपीएसपी। तो एक गाइडलाइन थी हमारे यहाँ पे। अब 1991 के बाद इसके उल्टा हो गया, लेकिन देखिए इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि इंडियन जो स्टेट का रोल होगा वो वेलफेयर करने का होगा, दैट गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट वेलफेयरिज्म इन दिस कंट्री, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस हमारी एक प्रायोरिटी होगी, एंड वी डिफाइंड सोशलिज्म एज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो माथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा के अंदर ये बोला भी गया कि भाई हमारे लिए सोशलिज्म क्या है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना। क्योंकि 1991 के टाइम पे भी एक पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भी इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ सोशलिज्म। तो वो चीज वैसी नहीं है, लेकिन आज की रियलिटी देखिए आज क्या है। टॉप 1%, their holding on the property and wealth is enormous। 60 to 70% जो हमारी वेल्थ है वो 1% लोग ही होल्ड कर रहे हैं। सो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। स्टेट का रोल वेलफेयर एक्टिविटीज में कम हुआ है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज देयर, और प्राइवेट इज मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, वो प्राइमरीली प्रॉफिट मोटिवेटेड होगा। दैट इज वन थिंग हियर। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट सिर्फ उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ अदर्स, बाकियों का क्या होगा? और यहाँ पे एक और सवाल भी बनता है कि भाई सिटीजन और कस्टमर में क्या फर्क होता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो तो कस्टमर को ही सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिटीजन के अपने खुद के राइट्स होते हैं। यू आर अ सिटीजन देन यू हैव अ राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट आप सरकार से अपने क्लेम कर सकते हो।
आपके एंटाइटलमेंट स्टार्टिंग से ही आ जाते हैं। दैट इज व्हाट दिस सिस्टम इज मीनिंग। तो हम बीइंग अ सिटीजन, हमारे कुछ राइट्स हैं, तो वो उन राइट्स को कौन फैसिलिटेट करेगा? स्टेट को ही फैसिलिटेट करना है। दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज मीनिंग। नाउ इन दैट केस इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। डिस्पैरिटीज अलोंग कास्ट लाइंस भी देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन देर इज कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट विच हाईलाइट्स एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी दैट इज देयर इन इंडिया। और ये जो नियर लिबरल आइडियाज हैं, मतलब ये 1991 के बाद वाले, जिसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को एक मेजर रोल ले रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इनकी वजह से इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। दैट इज विच इज रिफ्लेक्टेड इन द कंट्री, वो कंट्री में भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अब इस चीज को लेके क्रिटिकली हमें इवेल्युएट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं, वेदर वी आर गोइंग रॉन्ग समवेयर। व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, जिसके लिए हम लोग एक लड़ाई लड़ी थी, इसका क्या होगा? जिसके अंदर ये कोर्ट ने भी कहा है कि इनइक्वालिटी को खत्म करना, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, वो सब हमारे लिए सोशलिस्ट आइडियाज हैं। तो उन सब चीजों का क्या होगा अब, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। क्लियर? That is what is asked in this particular editorial, that we have to do a serious, you can say, evaluation of where we are getting wrong, कहाँ पे हम गलत चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल इन्होंने कहा कि adjectives attached to the word republic in preamble। अब preamble से पहले क्या लिखा जाता है? तो इंडिया इज sovereign, socialist, okay, secular, democratic republic। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको इन सभी मुद्दों को डिस्कस करना है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये मेंस 2016 का क्वेश्चन है। ये सॉवरन का कहां से डाउट आया, कहां से डिबेट स्टार्ट हुई? तो सॉवरन को रिलेटेड डिबेट ये है कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, हम बहुत सारी ट्रीटीज साइन करते हैं। क्लियर? और वो एक तरीके से ऑब्लिगेशन लेके आती है हमारे ऊपर। नाउ एज दैट ब्रिंग्स द ऑब्लिगेशन, इट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट को वो फॉलो करना पड़ेगा कि बाहर से कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है। दैट इज वन पॉइंट। तो डिबेट ये बनी कि भाई जब आपको कोई बाहर से डिक्टेट कर रहा है तो फिर आप सोवरन कैसे रहे? क्योंकि सोवरन होने का मीनिंग होता है विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक? कि बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड करें। ठीक है ना? अपने डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट आपको डिसाइड करना है। दैट इज व्हाट द सोवरन मींस। सोशलिस्ट, मैंने आपको बताया, इनइक्वालिटी को खत्म करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना, दैट इज, यू कैन से, सोशलिस्ट आइडियाज। ओके, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे यहाँ पे हम उल्टा चल रहे हैं, इसलिए डिबेट है। सेकुलर की डिबेट है, अभी भी कम्युनल टेंशन होती है हमारे यहाँ पे, तो हम कैसे सेक्युलर हुए? और डेमोक्रेटिक के लिए वी डू हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन मसल पावर और मनी पावर यूज होता है उसके अंदर। तो क्या हम ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक है? इसके अराउंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको इन सब डिबेट्स को इस क्वेश्चन के अंदर एड्रेस करना था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल इज ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। सो वी साइंड दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हमने साइन किया है। आइडिया किसके अराउंड है? ये मरीन इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाने का एक आइडिया है कि हम सस्टेनेबल रिसोर्स यूज लेके आना चाहते हैं इन द मरीन इकोसिस्टम। ओके, सी को, अब देखो सी को थ्रेट क्या है? प्लास्टिक्स का भी थ्रेट है, सारा प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है। ठीक, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ओके, और सी वाटर राइज भी कर रहा है, वो भी एक हमारे लिए चैलेंज बन के आएगा। ओके, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब आज की डेट में मैरीटाइम सिस्टम को हमें प्रिजर्व करना है, ये सबको पता है। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दैट, वी हैव टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ मरीन इकोसिस्टम विद एवरीवन। सबके साथ आपको इसको शेयर करना है, ये ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर ट्रीटी। अब जो भी हार्मफुल एक्टिविटीज हो रही हैं उसका आप एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे, वो प्रोविजन है। तो प्राइमरीली इसके तीन ऑब्जेक्टिव हुए: कंजर्वेशन, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स दैट इज देयर,
एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन तीनों फैक्टर्स को एड्रेस करती है आपकी ये ट्रीटी। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी, देर इज नो लैक ऑफ क्लियर, देर इज नो रोड मैप, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। अभी आज की डेट में क्या है, सिग्नेटरी तो 104 है। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ट्रीटी साइन करना इज जस्ट वन स्टेप। ओके, कंट्रीज ट्रीटी साइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए द इम्प्लीमेंटेशन विल स्टार्ट ओनली विद रेटिफिकेशन। जब उसको रेटिफाई किया जाता है, अब रेटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक लॉ बनाना पड़ेगा। आपके यहाँ पे अगर डोमेस्टिक लॉ आप बनाएंगे तब उसको हम रेटिफाइड मानेंगे। तो जब तक आप कानून नहीं बनाते हैं तब तक वो ट्रीटी आपकी इंप्लीमेंट में नहीं होगी। तो 104 कंट्रीज दे मे बी साइनिंग इट, वो जरूर इसको साइन कर रहे हैं, लेकिन अभी रेटिफिकेशन का स्टेप बहुत दूर है। दैट इज व्हाट दिस इज हाईलाइटिंग। ठीक, तो वो चीज आने में अभी समय लगेगा, और जब तक वो चीज नहीं आती है ये ट्रीटी एक तरीके से ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, इंप्लीमेंट ही नहीं होगी। दिस इज व्हाट दिस इज मीनिंग। क्लियर? तो ये मालूम होना चाहिए आपको। अब आज की डेट में देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है, साउथ चाइना सी का मुद्दा है, चाइना असर्टिव है वहां पे। तो अगर एरिया डिस्प्यूटेड रहेगा तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ये सबसे पहला सवाल है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम वहां पे डिस्प्यूट की रहेगी तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, आपका फोकस लड़ाई झगड़े पे रहेगा, इंस्टेड ऑफ यू कैन से सॉल्विंग एनी इशू यू विल एंड अप यू कैन से इन दैट पिटी इशू। आप उस मुद्दे में ही अटक के रह जाएंगे, और ऐसा होता भी है। अभी भी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जितने भी प्रायोरिटी एरियाज थे एनवायरमेंट वगैरह के डिबेट के, वो सब पीछे छूट गए। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। एंड अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग किसके साथ, आप कैसे उस प्रॉफिट शेयरिंग को फैसिलिटेट करोगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेके आना। वेल्दियर नेशंस दे रीप बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, दे आर द वन हु आर हैविंग द टेक्नोलॉजी। फ्रेगमेंटेशन रिस्क, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल यहाँ पे होंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। और कैपेसिटी बिल्डिंग चैलेंजेस, नाउ सभी के सभी कंट्रीज की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस मरीन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए उतने कैपेबल हो जाए, उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। अब जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, एक कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, आप कलेक्टिव एफर्ट डाल ही नहीं सकते हो। स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है, हाई सीज और कोस्टल रेगुलेशंस, उनके बीच में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एक्टिविटीज विद इन द वाटर। ओके, तो रिलक्टेंस है कोस्टल स्टेट्स का, वो इतने प्रोएक्टिवली काम ही नहीं करते हैं इन चीजों पे। दीज आर द इश्यूज दैट आर एग्जिस्टिंग, और कैपेबिलिटी डिवाइड और ये सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे सेटअप करनी पड़ेंगी। डेवलप्ड नेशंस दे आर टेक्निकली फाइनेंशियली सुपीरियर, और एक तरीके से अगर हम मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेगी, दैट डेवलप्ड नेशंस दे शुड मोबिलाइज द रिसोर्सेज। क्योंकि अगर वो मोबिलाइज नहीं करेंगे रिसोर्सेज, आप देखेंगे ग्राउंड पे कुछ भी काम नहीं होगा। so all these things are highlighted, and without you can say dealing with them we will not be able to come up with the conclusion, कोई conclusive solution आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। this is what this prime highlight is about। clear? so political consensus required है, जब तक आप globally एक consensus नहीं बनाएंगे तब तक आप इन टाइप की प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाएंगे। that is what this particular you can say article is meaning। तो ये एडिटोरियल्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और अब आगे चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के अराउंड। ओके, सो देखिए, योर प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ओरिजिनल ड्राफ्ट की बात हो रही है। ठीक, और फिर हमें ये पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ओके, हमने वर्ड सेकुलर और सोशलिस्ट ऐड किया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इसको डिबेट कर रही थी तो उन्होंने क्यों सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड नहीं किया। सो बेसिकली अंबेडकर साहब इस पे कहते हैं कि दे वांटेड दिस टू बी लेफ्ट टू द फ्यूचर जनरेशंस टू डिसाइड, कि स्टेट का नेचर कैसा होने वाला है ये आप किसी के ऊपर इम्पोज मत करें, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि अगर हम फ्यूचर में सोशलिज्म के अराउंड कुछ और चीज थॉट प्रोसेस में आती है तो क्यों ना वो चीज लाई जाए। अगर आप इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे तो वो एक तरीके से सही नहीं होगा। ये आइडिया उनका था, दैट्स व्हाई दे अवॉइडेड द टर्म सोशलिस्ट टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन द इकोनॉमिक आइडियल्स।
क्लियर? सो आइडिया बिल्कुल अच्छा था, लेकिन इंदिरा गांधी शी वांटेड टू मेक थिंग्स एक्सप्लिसिट। बिल्कुल इंदिरा गांधी चाहती थी कि भाई चीजें बिल्कुल हमें रिमाइंड हो, बार बार पता हो कि भाई हमारा बेसिक इंटेंट क्या है। और नेहरूवियन थॉट प्रोसेस से चलते थे, नेहरू खुद पे खुद सोशलिस्ट बोले जाते थे। तो ये इस आइडिया को वो लोग कंक्रीटाइज करना चाहते थे, इसलिए 42nd अमेंडमेंट के थ्रू से ऐड किया गया। अब बात आती है, सेम सेकुलरिज्म के साथ हुआ। अब इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म, दैट इज व्हाट वन पॉइंट इज देयर। हमने वर्ड सेकुलर तो मेंशन किया एज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, बट ये डिफाइन नहीं किया कि इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक डिबेट निकल के आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से सेकुलरिज्म जैसे वर्ड को हटाया जाए। दैट इज व्हाट द प्राइम पॉइंट ऑफ दिस डिबेट इज। ये प्रेजेंट केस जो है ऐसा डाला गया है, ठीक है। अब आप देखिए, इनका कहना है कि जो सेकुलरिज्म वर्ड ऐड किया गया है, ये इमरजेंसी के दौरान ऐड किया गया है। तो ये वर्ड एक तरीके से इम्पोज्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कि स्टार्टिंग में तो नहीं था, लेकिन बिकॉज ड्यूरिंग इमरजेंसी ये चीज ऐड की गई है, तो ये इम्पोज्ड हो जाएगा पॉइंट। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। अब इससे पहले अगर आप प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है उसकी पोजीशन की बात करें, तो बेरूबरी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन केशव नंदा भारती जजमेंट में ये बोला गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको जो है आप अमेंड भी कर सकते हैं। तो वो अमेंडमेंट वाला डिबेट तो वहां सेटल हो गया था। लेकिन अब बात ये आती है, क्या हम सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं है कि इवन इफ दीज वर्ड्स आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेकुलर सोशलिस्ट नहीं है? वो यहाँ पे डिबेट है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि डीपीएसपीज हैं जो हाईलाइट करता है कि हम बिल्कुल सोशलिस्ट हैं। तो ये वर्ड अगर आप प्रियम्बल से हटा भी दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये वर्ड ऐड करने से आपने बस उसे एक्सप्लिसिट कर दिया। क्लियर? ये आइडिया ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट थे। ये सारी भावनाएं हमारे संविधान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। दिस इज व्हाट द डिबेट इज अबाउट। सेकुलरिज्म कितने ही ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ओके, वो सब सेकुलरिज्म को ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वी हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस इज व्हाट द आइडिया इज। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पिरिट थी जो इन वैल्यूज को अपहोल्ड करती थी। इंडियन सोशलिज्म वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हमारे यहाँ पे है, वी रिकॉग्नाइज दिस। सेक्युलरिज्म की बात करें, वी एम्फेसाइज इक्वालिटी, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज रिफ्लेक्टेड हियर। और इस रूलिंग के अंदर ये क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि भैया ये तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए इसको आप एक्सप्लिसिटली आपके प्रियम्बल में मेंशन कर सकते हो। तो ये डिबेट बिल्कुल गलत है कि इसको हटाया जाए। दिस इज व्हाट इंडियन सिस्टम मींस। वी आर सोशलिस्ट एज वेल एज वी आर, यू कैन से, सेकुलर। अब एक डिबेट ये भी स्टार्ट हुई कि 1991 में हमने एलपीजी कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये डिबेट निकल के आई कि कोर्ट ने उस पे भी बोला था कि भैया सिर्फ पाथ चेंज हुआ है। क्लियर? जो आपकी मंजिल है, आपकी डेस्टिनेशन अभी भी सोशलिज्म ही है। तो हम उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं, ठीक है ना, वो अभी भी हम वैसा ही चल रहे हैं। अब ये कैसे होगा? बिकॉज ऑफ प्राइवेट एंटिटी, गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक मनी। सरकार को फायदा होगा इससे, ठीक। और गवर्नमेंट को फायदा होगा तो गवर्नमेंट रेवेन्यू जो जनरेट करेगी वो वेलफेयर एक्टिविटीज में आप स्पेंड कर पाएंगे। दैट इज व्हाट दिस इज मीनिंग, ये इसका मतलब है। तो ये बात बिल्कुल भी गलत होगी जो ये कहती है कि भाई हम जो हैं अब सोशलिस्ट नहीं रहे हैं। बिल्कुल हम सोशलिस्ट हैं, विदाउट अ डाउट। दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर डिबेट इज। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द सांभल मॉस्क? अब देखो, ये कहा गया ये 16th सेंचुरी की मॉस्क है। ये बोला गया पिटीशन में कि 1526 के अंदर यहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था, ठीक, दैट वाज हरिहर टेम्पल। और उस हरिहर टेम्पल को तोड़ के ये मॉस्क जो है ये बनाई गई। अब इस डिबेट में हम नहीं जाएंगे था कि नहीं था, बट मेजर पॉइंट इज दिस, वी हैव
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्लियर? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि आप किसी भी उस वर्शिप के प्लेस का नेचर चेंज नहीं करेंगे, ये कह के कि भाई अब तो पहले वहां पे टेंपल था तो अब वहां मोस्क है तो हम उस मोस्क को तोड़ के वापस टेंपल बनाएंगे, ये चीज करना इलीगल होगा। दैट इज व्हाट दिस लॉ फैसिलिटेटेड। बट माय पॉइंट इज दिस, अगर इस तरीके से कोर्ट ऐसे जजमेंट्स दे रहा है तो मतलब ये कहीं ना कहीं इररेलेवेंट होता जा रहा है कि अगर कोर्ट्स ऐसे बोल रही हैं कि सर्वे कराओ, मैं कह रहा हूं कितने सर्वे करवाओगे? बहुत से मंदिर तोड़े गए थे, तो क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है? एंड अदर पॉइंट इज दिस, क्या हम कंट्री को सिर्फ इसी डिबेट में रखना चाहते हैं? व्हाई आर वी नॉट मूविंग अहेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स? हम फ्यूचर की बात क्यों नहीं करते? हम डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? हम यूथ को जॉब्स देने की बात क्यों नहीं करते? व्हाई आर वी जस्ट कीपिंग अप विद द नैरेटिव ऑफ द रिलीजन? इस रिलीजियस नैरेटिव से इस देश को आगे कब ले जाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्लियर? बिकॉज टिल द टाइम थिंग्स विल बी लाइक दिस, आप देखेंगे देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये ही हो रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी, यू कैन से, प्रोग्रेसिव अबाउट आवर थॉट प्रोसेसेस, अदरवाइज ये चीज सही नहीं है। क्लियर? दिस इज द बेसिक आइडिया, ये है वो बड़ा आइडिया। अब आगे बात करते हैं। सो दीज हैव बीन द मेजर थिंग्स दैट वी डिस्कस टुडे। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस साहब की एक स्टेटमेंट है। ही टॉक्ड अबाउट द अनइलेक्टेड जुडिशरी। भी देखो कभी कभी क्या हो जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म के चक्कर में, ओके, ये कब गवर्नमेंट के काम करने लगते हैं तो जुडिशियल ओवररीच भी कभी कभी हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी फाइन लाइन। क्या चीज जुडिशियल एक्टिविज्म होगी, क्या चीज जुडिशियल ओवररीच में आ जाएगी, बहुत ही पतली सी लाइन है, और इसको आप आउटराइटली डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाट दिस मींस। सो वी हैव टू बी वेरी, यू कैन से, कॉशियस अबाउट इट, मींस जुडिशरी। और बोला भी जाता है कि जुडिशरी शुड अपहोल्ड जुडिशियल रेस्ट्रेंट, जितना हो सके इतना अपने आप को रोके, डोंट एंटर इनटू द डोमेन्स ऑफ अदर्स। दैट इज द प्राइम डिबेट। ओके, अब एक सवाल देखिए आप इससे रिलेटेड। ये कह रहे हैं कि जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज लॉ मेकिंग की बात जब करते हैं हम, लॉ मेकिंग तो लेजिस्लेचर का काम होता है, ठीक? तो जुडिशरी वो क्यों करे? बट पॉइंट इज दिस, समटाइम्स जुडिशरी हैज टू कम अप टू दैट एक्टिविस्ट रोल। जुडिशरी को किसी ना किसी एक्टिविस्ट रोल में आना ही आना पड़ता है। दिस इज व्हाट दिस सिस्टम मींस। क्लियर? आपकी जुडिशरी को एक्टिविज्म करना ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगी जुडिशरी तो फिर रिलीफ कैसे मिलेगा सिटीजन को, आम जनता को? हमें रिलीफ कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारा क्या कसूर है अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहे हैं तो? अगर ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक का क्या फॉल्ट है इसके अंदर? तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई जुडिशरी कम से कम हमें कुछ रिलीफ तो दे देती है। तो हार्म नहीं है इस जुडिशियल एक्टिविज्म में, बट वी डू हैव सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन सब का काम अलग अलग है, बट इसके साथ चेक्स एंड बैलेंसेस का भी प्रोविजन है। भाई ये सेपरेशन ऑफ पावर इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि हम चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन कर सकें। अगर एक दूसरे के काम करने लगेंगे तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस का जो प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगेगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। और जुडिशरी का रोल जो एनश्राइंड है टू मेक श्योर कि जो भी गैप्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको फिल करना, अगर कहीं पे कोई कमियां हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, उसको ठीक तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं वो चेक करना, ये जुडिशरी को काम दिया गया है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अगर अपना काम ना करें देन फोर्सफुली जुडिशरी हैज टू कम अप विद द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो सिटीजन के राइट्स अपहोल्ड करने के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज को मेक श्योर करने के लिए कभी कभी जुडिशरी को एक्टिविज्म के रोल में आना पड़ता है। और इसी का एग्जांपल है जुडिशियल लेजिस्लेशन की। जुडिशरी कभी कभी कानून बनाने लगती है। देखो, कानून इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वैक्यूम एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, विशाखा गाइडलाइंस। अब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके हमारे पास कोई कानून अवेलेबल नहीं था,
तो अगर कानून अवेलेबल नहीं हो, इसका मतलब ये होगा क्या हम जजमेंट नहीं करेंगे? भैया जजमेंट तो देना पड़ेगा। नॉट जस्ट दैट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 142 के अंदर जुडिशरी को ये स्पेशल टास्क दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर आपके पास ये स्पेशल पावर है टू डू द कंप्लीट जस्टिस। ओके, कि कानून है कि नहीं इसकी वेट नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि भैया इस टॉपिक पे तो हमारे पास लॉ ही अवेलेबल नहीं है, तो लॉ अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर क्या कोई कानून ही नहीं बनेगा? क्या कोई जजमेंट ही नहीं आएगा? क्या जस्टिस डिलीवर नहीं होगा? दिस इज व्हाट इट मींस। तो इसको कम करने के लिए जुडिशरी कभी कभी कुछ गाइडलाइंस भी देती है। देयर इज नो हार्म इन दैट, दैट इज व्हाट इट मींस। हमारे यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का टूल अवेलेबल है। आइडिया इज दिस, डेमोक्रेटिक होना चाहिए जस्टिस भी, आपको ये राइट्स एक्सेसिबल होने चाहिए सबके लिए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एक सेक्शंस जो है वो इससे बेनिफिट उठाएं और बाकी जो है वो पीछे रह जाए। सबके लिए यहाँ पे प्रोविजन होना चाहिए, दैट इज द आइडिया। और देर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स जो हमारे यहाँ पे आए हैं जिसने आम जनता को रिलीफ दिया है, एंड इट हैज बीन अ गुड थिंग, अब तक अच्छा रहा है। और एक्सपेंशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, ह्यूमन राइट्स को एक्सपेंड करना, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ हमारी जुडिशरी फैसिलिटेट करती है। तो ये टूल बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को अपहोल्ड करने के लिए। लेकिन जुडिशियल ओवररीच से बचना है, ओवर स्टेपिंग से आपको बचना है, सेपरेशन ऑफ पावर को रिस्पेक्ट करके चलना है। तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक वर्ड आता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जुडिशरी जो है वो मेंटेन करके चलेगी, दैट इज व्हाट द की आइडिया इज। वो है इस पूरी मेजर डिबेट की जो है कंक्लूजन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो अदर देन दैट देयर इज नथिंग, कुछ खास नहीं है, सीधा इंटरनेशनल पेज पे चलेंगे बिकॉज देयर इज दीज डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। ओके, सो हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में हो गया सीज फायर, बट नाउ क्वेश्चन इज दिस, हमास के साथ सीज फायर कब होगा? ओके, अभी तक सीज फायर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि होस्टेज अभी भी कुछ हैं जो हमास के पास हैं। सो थिंग्स आर लाइक दिस, टिल द टाइम दोज होस्टेजेस आर नॉट टू बी फ्रीड, इट इज अनलाइकली कि अभी कुछ भी कंक्लूजन इस चीज पे आने वाला है। बट एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि कहीं ना कहीं जंग रुकने की तरफ तो जा रही है, इतने टाइम बाद कुछ पॉजिटिव ऐसा देखने को मिला है। अदरवाइज अब तक तो लड़ाई झगड़ा ही चल रहा था। सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू सी हियर। ओके, हाउ थिंग्स विल बी फर्दर टेकन अप, ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। बट दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।